राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनका शपथ समारोह बहुत ही भव्य रहा। इस समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों को निमंत्रित किया गया। निस्संदेह पाकिस्तान के साथ मनमुटाव दूर करने और आपसी मेलजोल बढ़ाने की दिशा में एक प्रशंसनीय प्रयास था। इस सरकार ने अपने कार्यकाल के लिए बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, जैसे देश के सभी क्षेत्रों में समुचित विकास करना और इसके लिए सबका सहयोग लेना, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करना, पड़ोसी देशों विशेषकर पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारना, अन्य सभी देशों से भी संबंध सुधारने और मैत्रीपूर्ण बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करना और अपने देश की संस्कृति की रक्षा और उसका प्रचार करना। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन सभी कार्यक्रमों पर बहुत ज़्यादा गंभीरता और निष्ठा से अब भी कार्य कर रही है। देश की जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए मोदी जी ने मन की बात नामक वार्ता आकाशवाणी दूरदर्शन से शुरू की है, जिसमें जन कल्याण की बातें, स्वच्छता कार्यक्रम, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र होता है। यद्यपि देश के लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और इनका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा भी है, लेकिन कई विपक्षी दल ऐसा मानते नहीं हैं। भारतीय संस्कृति के उत्थान की दिशा में भी इस सरकार द्वारा कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे गंगा सफाई योजना, देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों को रेलवे लाइन से जोड़ना, गौ रक्षा कार्यक्रम को गति देना, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना और योग के प्रचार और प्रोत्साहन हेतु कार्य करना। योग के विषय में सरकार का कार्य बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय रहा। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई और वर्ष में एक दिन योग दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया जाने लगा। गीता का प्रचार भी सरकार द्वारा पूरे जोर से किया जाने लगा। श्री मोदी जी जिस देश में भी गए वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष को गीता की एक भेंट ज़रूर की। मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ किए गए शांति और मेलजोल के प्रयास सफल नहीं हो सके। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी भेजकर भारत में आतंकवादी गतिविधियां और तोड़फोड़ के कार्य जारी रहे, विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य में, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य भारत में तोड़फोड़ और रक्तपात करवाकर भारत को अस्थिर करना और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना रह गया है। ऐसे में भारत द्वारा किए गए शांति प्रयासों को वे गंभीरता से कैसे लें? जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आक्रमण करवाना और उनसे हथियार छीनना, बैंकों को लूटना, वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर विरोध करने के लिए उकसाना, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरों की वर्षा करना, वहाँ के अलगाववादी तत्वों के साथ मिलकर वहाँ के नौजवानों को सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए उकसाना, स्कूल और कॉलेज बंद करवाना, सीमा का बार बार उल्लंघन करना, ये सब शत्रुतापूर्ण कार्य पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के आधार पर किए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध कैसे स्थापित हों? पाकिस्तान के इन सब कुकृत्यों से तंग आकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उसके उग्रवादी शिविर को नष्ट कर डाला। इस कार्यवाही को सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी पास नहीं आया। पाकिस्तान में उग्रवादी ट्रेनिंग कैंप अभी भी चलाए जा रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देकर भारत में धकेलती रहती है और इसी वजह से भारत में आतंकवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आतंकवाद और इसे संरक्षण देने वालों के विरुद्ध सारे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रयास किया, प्रचार किया और विश्व के नेताओं को इसके भयंकर दुष्परिणामों से अवगत भी कराया। इस कार्यक्रम में भारत को सभी देशों का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से आतंकवाद के प्रश्न पर विश्व में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद तेजी से अपने कार्यक्रमों को लागू करना शुरू किया। इस सरकार द्वारा जो भी कार्य हैं उन्हें हम और विस्तार से जानते हैं। ये गठबंधन भ्रष्टाचार और काले धन के प्रश्न को लेकर सत्ता में आया था। कुछ भारतवासियों ने अपना काला धन विदेशी बैंकों में जमा करवाया हुआ था।
मोदी सरकार ने ऐसे धन को देश में वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन कुछ कारणों से इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन सरकार अभी भी इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। देश के अंदर भी काले धन की कमी नहीं है। नकली करेंसी चलन में है। आतंकवादी गुटों को भी काले धन से सहायता मिल रही है। ऐसा जानकर और इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय राष्ट्रहित में लिया। इस सरकार ने 8 नवंबर सन 2016 को 1000 और 500 रुपये के नोटों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उस समय देश में इन्हीं नोटों की शक्ल में लगभग 80% करेंसी चलन में थी। इस निर्णय से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बैंकों के सामने लंबी लाइन लग गई, क्योंकि लोगों को पुराने नोटों को बदलवाने और बैंकों में जमा करवाने के लिए बार बार बैंकों में आना पड़ता था। लोगों को इस प्रकार बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये स्थिति लगभग 2 महीने तक बनी रही। हालांकि जनहित में लिया गया यह एक आवश्यक और कठोर निर्णय था, लेकिन विपक्षी दल तो मानो ऐसे अवसर की तलाश में ही बैठे थे और इसलिए वो शुरू से इसका विरोध करते रहे और सरकार इस निर्णय का बचाव में लगी रही। सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इस निर्णय से देश और जनता को लाभ ही होगा, लेकिन विरोधी दल इसे जन विरोधी कहकर इसका विरोध करते रहे और सरकारी पक्ष की बातों को सुनते ही नहीं रहे। ये योजना देश हित में थी। इसका निर्णय भविष्य ही करेगा, क्योंकि इस समय तो आर्थिक विशेषज्ञ भी इस विषय में एकमत नहीं हैं। इस निर्णय के बाद देश में जहाँ भी चुनाव हुए उनमें अधिकतर चुनावी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आए हैं। वर्ष 2017 के असेंबली चुनाव में हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। सन 2018 में कर्नाटक असेंबली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। यद्यपि वहाँ यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। इससे साफ है कि उपरोक्त कठोर निर्णय लेने के बाद भी जनता में इसकी लोकप्रियता में कमी आई नहीं। मोदी सरकार ने देश में अधूरी पड़ी अनेक योजनाओं को पूर्ण किया, जैसे पंजाब राज्य में रसाजीत सागर डैम रावी नदी पर पूरा किया गया। देश के सभी भागों का समुचित विकास करने के लिए कार्यक्रम बनाए गए। उत्तर पूर्वी राज्यों जिनकी ओर पहले समुचित ध्यान नहीं दिया गया था, उसके विकास की ओर भी ध्यान दिया गया। इस सरकार ने आवश्यकता का सभी सामान देश में ही बनने पर बल दिया और अपने देश के उद्योग धंधों को विकसित करने की दिशा में कार्य किया। इसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसी की वजह से आज आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र भी अपने देश में ही तैयार होने लगे हैं। देश को आधुनिक बनाने के लिए देश में 10 स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन अभी हमारे देश में काफ़ी सारे शहरों की अवस्था बहुत ख़राब है। इसलिए स्मार्ट सिटी बनने से पहले हमें और भी शहरों की ओर ध्यान देना है, ऐसा हमें सरकार को बताना चाहिए। देश में बुलेट ट्रेन चलाने का जो निर्णय लिया गया है, इस विषय में ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे देश में पुरानी रेल लाइनों की हालत भी बहुत खस्ता है और इसलिए देश में आए दिन रेल दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। समय से रेल चलती नहीं है। इसलिए बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें और भी बातों पर, रेल से संबंधित हालातों पर ध्यान देना चाहिए। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया गया। काला धन रखने वाले लोगों को कार्यवाही करने का लक्ष्य लिया गया और सरकार द्वारा इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा कार्यवाही भी की जा रही है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काला धन पर चोट करने के लिए 1000 रुपया, 500 रुपये के नोट अवैध घोषित किए गए। इस निर्णय से हालांकि लोगों को असुविधा ज़रूर हुई, लेकिन इससे आरंभ में उग्रवाद में भी कमी आई, पत्थर फेंकने की घटनाओं में कमी आई और उपरोक्त करेंसी के नकली नोटों के चलन में भी कमी आई। सारे देश में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने के लिए GST नामक कानून लागू किया गया, जो भी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य है। मोदी जी ने देश हित में अमेरिका सहित पश्चिम देशों, रूस, इजराइल और पूर्वी देशों के दौरे किए।
व्यापार और आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए इन देशों सहित और भी बहुत देशों से संपर्क किया। चीन और पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास किए गए। चीन से संबंध सुधारने में प्रयास अब भी जारी है। विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दिया। हालांकि आधुनिक युग में ऐसा करना बहुत आवश्यक है, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी हमें बरतने की ज़रूरत है। देश के उद्योगों के विकास को और देशी कंपनियों को प्राथमिकता देते हुए ही हमें विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण हमें भूलना नहीं चाहिए। देश की सैन्य शक्ति को आधुनिक और दृढ़ बनाने की दिशा में काफ़ी बल दिया जा रहा है। मिसाइल प्रणाली को सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जा रहा है। सेना और इसके पैसेंजर्स की समस्या को हल किया जा रहा है। वेतन विसंगतियां दूर की जा रही हैं और वन रैंक वन पेंशन योजना इसमें लागू की जा रही है। जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए पाकिस्तान के लगातार शत्रुतापूर्ण कार्यों के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य आतंकवाद और तोड़फोड़ सहित अलगाववाद की समस्या से जूझता रहा। पर फिर भी हम जानते हैं कि इस समस्या से अब हमने छुटकारा पा लिया है। 370 धारा को विलय कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता के हित को ध्यान में रखकर विशेष बल दिया गया। देश में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की संख्या में तेज़ी हो रही है। गरीब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आयुष योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। आशा है मोदी सरकार इन सभी कार्यों के साथ और भी जनहित और देश हित के कार्य करते हुए देश को विश्व में अग्रणी देशों की श्रेणी में लाने में सफल होगी और ये देश शांति और सहयोग से मिलजुल कर रहने का उदाहरण पेश करेगा। वस्तुतः भारत दैवी संपदा युक्त लोगों का देश है। यहाँ आज भी ईमानदार, नेक, देशभक्त और धर्मात्मा लोगों की कमी नहीं है। यहाँ के लोग अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान और लगनशील हैं। देश में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। देश में शिक्षित युवकों की कमी नहीं है और यहाँ वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शिक्षकों और इंजीनियरों की भी कमी नहीं है। यहाँ का किसान बहुत ज़्यादा मेहनती है और ज़मीन उपजाऊ है। अनाज, फल, सब्जियाँ यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। देश का जवान भी वीर और शौर्य है। यहाँ का व्यापारी बहुत मेहनती है, कुशल है। इतना सब होते हुए भी आज देश में आपसी सहयोग, मेल जोल और भाईचारा क्यों कम होता जा रहा है? किस कारण से यहाँ हर रोज़ आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलन के नाम पर तोड़ फोड़, लूट मार और हत्याएं की जा रही हैं। सरकारी और प्राइवेट संपत्तियां आग लगाकर नष्ट की जा रही हैं। विधानसभाओं और राज्यसभा, लोकसभा में शोर शराबा करके इनकी कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। देश में आज राजनीतिक दल और राजनेता निजी स्वार्थ और अहंकार से ग्रस्त होकर अपने लाभ के लिए ही कार्य कर रहे हैं। देश हित और जनता हित केवल भाषणों की बात बनकर रह गई है और राजनीति का स्तर बहुत अधिक नीचे गिर गया है। वे सहयोग के स्थान पर टकराव को प्राथमिकता दे रहे हैं और राष्ट्र हित और जनता हित की उपेक्षा करते हुए स्वयं के हित, स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के नेता को सूट बूट वाला कहकर उसके सूट के मूल्य को लेकर शोर शराबा कर रहे हैं, तो कोई चाय पकौड़ों तक ही देश की राजनीति तक सिमट रह गया है और इस प्रकार देश की वास्तविक समस्याओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं प्रजातंत्र के मंदिर हैं। यहाँ पर राष्ट्र की और राज्यों की समस्याओं पर विचार होता है और बजट पास होता है। केंद्र सहित राज्य की सरकारें इनकी प्रति उत्तरदायी हैं और यहाँ पर ही सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है। लेकिन आज इन विधानसभाओं और राज्यसभा सहित लोकसभा में क्या हो रहा है? निम्न स्तर की राजनीति के कारण इन सभाओं की कार्यवाही में बाधा डालकर इन्हें चलने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर शोर शराबा करते हुए, माइक और कुर्सियाँ तोड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए, सदन के अध्यक्ष की घोर उपेक्षा करते हुए सदन की कार्यवाही बाधित की जाती है और सारे सेशन में कई बार आधा काम भी नहीं हो पाता। ये देश की जनता का, उसके द्वारा चुने गए ऐसे प्रतिनिधियों का घोर अपमान है।
जनप्रतिनिधियों को इन सभाओं के लिए चुनने में जनता और देश का बहुत ज़्यादा धन और समय खर्च होता है। चुने जाने से पहले ये प्रतिनिधि जनता को विश्वास दिलाते हैं कि वो उनके हित और कल्याण में कार्य करेंगे, और बाद में इनके सदस्य बनने से पहले ही ऐसे शपथ भी लेते हैं। जनता को इनसे बहुत अपेक्षा होती है, आशा होती है, किंतु जनता की आशा के विपरीत उन्हें क्या मिलता है? शोर शराबा, तोड़ फोड़, सदन, विधानसभाओं की कार्यवाही में व्यवधान और अवांछित आंदोलन द्वारा सड़कों पर जाम और सरकारी प्राइवेट संपत्ति के विध्वंस और लूटमार। निसंदेह ऐसे जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हुए प्रजातंत्र के इन मंदिरों का अपमान करते हैं। अपने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति कृतज्ञ होने के स्थान पर उनकी आशाओं के विपरीत कार्य करके उनके प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, उनसे विश्वासघात करते हैं, जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कृतज्ञ लोगों के लिए जनप्रतिनिधि कानून में कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और ये चुनाव आयोग द्वारा भविष्य के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जाने चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस विषय में गंभीरता से सोच विचार करके ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि प्रजातंत्र के इन मंदिरों का अपमान न कर सके। देश में नीचे स्तर की राजनीति से जनमानस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जनता में गलत को गलत न कहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। चोरी, डाके, बैंकों में डाके और आर्थिक भ्रष्टाचार, बैंकों के एटीएम से भी नकली करेंसी निकालना, एटीएम को ही उखाड़ कर ले जाना, धोखाधड़ी, बलात्कार, महिलाओं पर तेजाब फेंकना कितना आम हो गया है। छोटी छोटी बातों पर लोग सड़कों पर आकर रास्ता रोककर जाम कर देते हैं। यात्रियों को कितनी कठिनाई होती है। सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आज कई पार्टियां और संगठन सड़कों पर जाम लगाकर अपना जनजीवन ठप कर देते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों की संपत्ति को आग लगा देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। ऐसा करने में उन्हें कोई भी संकोच और शर्म नहीं आती। साफ है, देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना कम हो रही है और इसकी जगह पर धार्मिक उन्माद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातपात और निज स्वार्थ की भावना बढ़ रही है। देश में कहीं कोई भी घटना हो जाए, इसे धर्म, संप्रदाय और जाति से जोड़कर आंदोलन चलाना और फिर तोड़ फोड़, हिंसा करवाना बहुत आम हो गया है। आज लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। सरकारी टैक्स देने में चोरी और बिजली चोरी आम बात हो गई है। उपरोक्त सारे तथ्यों से साफ है कि जनप्रतिनिधि कुछ भी कहने और करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लें और ऐसा कुछ भी न करें जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता भी उनका अनुसरण करते हुए उन जैसा ही व्यवहार करती है। किसी ने कहा भी है, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए यदि जनप्रतिनिधि अच्छे होंगे तो जनता भी अच्छी होगी और देश सुखी, प्रगतिशील और समृद्ध होगा।